हाँ, हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम सेल्सफोर्स से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एलडब्ल्यूसी में। ठीक है, तो उसके बेसिकली हमारे पास थ्री वेस होते हैं। पहला होता है हमारे पास एपेक्स, सेकंड हमारे पास होता है एलडीएस वायर अडेप्टर एंड फंक्शन, जो थर्ड होता है हम बेस लाइटनिंग कंपोनेंट्स का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे एपेक्स की तो हमारे पास दो वे होते हैं। या तो हम वायर डेकोरेटर के थ्रू उसको बेसिकली रिट्रीव कर सकते हैं, या हम इम्परेटिव मेथड का यूज करके उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम वायर का यूज करके सेल्सफोर्स से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। पहले मैं आपको कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा, देन फिर हम यूआई पर देखेंगे कि कैसे हमें आउटपुट दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बात करी कि हम सेल्सफोर्स की एपेक्स क्लास से डेटा रिट्रीव करेंगे, राइट। तो अगर एपेक्स क्लास से डेटा रिट्रीव करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास एपेक्स क्लास तो होगी। तो सबसे पहले मैं मेरी एपेक्स क्लास को ओपन कर लेता हूँ, देन फिर हम कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और मेरी एपेक्स क्लास का नाम है वायर एल डब्ल्यू सी। ठीक है, ये मैंने मेरी एपेक्स क्लास ओपन कर ली। हम सभी को पता होगा कि सेल्सफोर्स में हम एपेक्स क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास में मैंने दो मेथड क्रिएट कर रखे हैं। पहले मैं आपको ये वाला मेथड बताऊंगा, सेकंड वाला, और देन फिर हम ये वाला मेथड समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको एलडब्ल्यूसी में यूज करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई विद शेयरिंग करके। उस क्लास का मैंने नाम दिया वायर एलडब्ल्यूसी। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया। मेथड है मेरा स्टैटिक का, जिसमें मैं एक लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न कर रहा हूँ, और उस मेथड का नेम है वायर एस प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक एनोटेशन का यूज किया है, @ora enabled कैचेबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हम जब भी वायर का यूज करेंगे तो हमें कैचेबल इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, और ये क्यों लिखना पड़ता है तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा, एक अकाउंट की लिस्ट डिक्लेयर करी, मतलब वैसे हाँ डिक्लेयर करी बेसिकली। उसमें मैंने अकाउंट को बेसिकली क्वेरी किया, सोकल किया जिसको हम बोल सकते हैं। उसमें मैंने अकाउंट की आईडी नेम इंडस्ट्री सिंपल उसको क्वेरी किया, और उसको एक लिस्ट में लिया, अकाउंट लिस्ट में। जैसे कि मेरा मेथड एक रिटर्न टाइप एक्सेप्ट कर रहा था लिस्ट ऑफ अकाउंट, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये सिंपल मेरा बिल्कुल एक सिंपल एपेक्स क्लास का मेथड था। होपफुली यहाँ तक हमारा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे HTML फाइल पर। ठीक है, हाँ, HTML फाइल पे सिंपली हमने एक लाइटिंग कार्ड डिफाइन किया। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप डिफाइन करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें सभी को पता होगा जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट टैग हमें मिलता है, और हम सारी मतलब जो भी हम कोड लिखते हैं वो विद इन टेम्पलेट लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ कि उसके बाद मैंने ना एक यहाँ पर एक टेम्पलेट टैग दोबारा से यूज करा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग लगाई है, इफ ट्रू और इफ, जो मेरे पास दो तरह की होती है, इफ ट्रू और इफ फॉल्स। यहाँ पर मैंने इफ ट्रू का यूज करा है। और पहले मैं आपको ना जेएस फाइल दिखा देता हूँ, ताकि जेएस फाइल से हम डाटा लेके आने तो HTML फाइल समझने में इजी रहेगा। ठीक है, मैं जेएस फाइल पर आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जेएस फाइल में ना जब भी मुझे वायर मेथड यूज करना होगा, जो ये वाली लाइन मुझे बाय डिफॉल्ट मिलती है जब भी मैं कोई एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे कॉमा डाल के वहां पर वायर लिख लेना है। मतलब सबसे पहले तो मुझे वायर को इंपोर्ट करना पड़ेगा जब भी मुझे वायर डेकोरेटर का यूज करना है। ठीक है, या मतलब किसी भी डेकोरेटर का यूज करना है, जैसे कि मेरे पास ट्रैक होता है, एपीआई होता है। जब भी मुझे वायर का यूज करना है तो सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, पहला स्टेप मेरा हो गया। उसके बाद जो मेरा अपेक्स क्लास का मेथड होगा, मुझे उसको इंपोर्ट करना है। उसका इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास क्या सिंटैक्स होता है, इंपोर्ट मेथड का नेम मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने तो यहाँ पर सेम ही नेम दे दिया, वायर एस प्रॉपर्टी। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नेम दे सकते हो, फ्रॉम सेल्सफोर्स एपेक्स, जो आपकी क्लास का नेम और जो उस क्लास में मेथड का नेम है, यहाँ पर नेम वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का नेम था वायर एल डब्ल्यू सी। ठीक है, मेरे मेथड का नेम था वायर एस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर नेम सेम रहेगा, यहाँ पर मैं मेरी मर्जी से नहीं दे सकता। बट जो ये वाला नाम मैंने दिया था, ये मैंने मेरी रेफरेंस के लिए दिया था, यहाँ पर मैं नेम कुछ भी दे सकता था। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा क्या था, जेएस फाइल में मैं वायर को इंपोर्ट करूंगा। सेकंड स्टेप मेरा क्या था कि मैं मेरी एपेक्स क्लास से उस मेथड को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इस वाले पार्ट को हम नहीं देखेंगे। अब नीचे आ जाते हैं हम, जो हमारा ये वाला कोड है एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, इसमें देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सर्च टेक्स्ट। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग इसका नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि, अभी के लिए आप ये समझो कि मैंने एक सर्च टेक्स्ट डिक्लेयर करा, और ये क्यों डिक्लेयर करा मैं आपको HTML में दिखा देता हूँ। ठीक है,
अभी मैं बेसिकली इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ सर्च टेक्स्ट को। इस वाले एग्जाम्पल में मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ये माइट भी हो सकता है कि रिमूव करना रह गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि इसका मैं यूज नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम वायर का यूज कैसे करते हैं। देखो, वायर को ना हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, वायर एज ए प्रॉपर्टी और वायर एज ए मेथड। ठीक है, इस क्लास में बेसिकली हम दोनों ही देखेंगे कि वायर एज ए प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं और वायर एज ए मेथड कब करते हैं, दोनों का सिंटेक्स क्या होता है। देखो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको वायर यूज करना है आपको सिंपली सबसे पहले ऐसे लिख लेना @वायर। ठीक है, उसके बाद आपको एक फंक्शनल ब्रैकेट डाल लेनी है, एक फंक्शनल ब्रैकेट डाल लेनी है सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर मेथड का नाम दिया था, सपोज करो मैंने वायर एज प्रॉपर्टी दिया था, उसको कॉपी करना है आपको, सिंपली उस फंक्शनल ब्रैकेट में डाल देना है। देन अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने मेरा ही नेम दे दिया। अब बेसिकली मतलब जब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वायर एज प्रॉपर्टी का, मैं ऊपर एक कमेंट डाल देता हूँ वायर एज प्रॉपर्टी। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नाम दिया वायर एज प्रॉपर्टी। अब ये क्या हुआ, मतलब जो भी रिजल्ट था वायर ने ये रिजल्ट नंबर में स्टोर कर दिया। मतलब आप अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग नेम कुछ भी दे सकते थे, मैं जस्ट बता रहा हूँ ये आपको। तो मतलब जब भी मुझे जो भी रिजल्ट आ रहा है पीछे से उसको डायरेक्ट ही यूज करना है, उस केस में तो मैं वायर ऐसे प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा। ये जस्ट अभी हमने वायर ऐसे प्रॉपर्टी, पहले इसको रन करके देख लेते हैं और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस वाली चीज को। ठीक है, और ये कोड मेरा ऑलरेडी डिप्लॉय है ही सिस्टम में। ठीक है, और मैं आपको, हाँ ठीक है, ये तो सिंपल था कि मैंने वायर को ऐसे यहाँ पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा है। अब मैं आपको HTML फाइल दिखाऊंगा कि HTML फाइल में हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक ये वाला पार्ट मैंने यूज नहीं करा तो इसलिए मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब इसको यूज करूंगा जब एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक आप इतना समझो कि सबसे पहले हमने वायर को इम्पोर्ट किया, देन हमने हमारे एपेक्स क्लास मेथड को इम्पोर्ट करा, देन मैंने वायर को ऐसे प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइंड करा, और उसके लिए मैंने एक रेफरेंस, आप बोल सकते हो कि एरे लिया है या वेरिएबल लिया है, जो मेरा रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है, जिसका नाम मैंने दिया है वायर अकाउंट्स। ठीक है, अब मैं मेरी HTML फाइल पर आ जाता हूँ दोबारा से। ठीक है, HTML फाइल पर देखो मैंने क्या लिखा, देखो मेरा मेरा डाटा कहाँ है, वायर अकाउंट्स में है। तो मैंने यहाँ पर एक देखो, वायर मेथड में ना दो चीजें होती है, एक डेटा होता है, मतलब उसके अंदर बेसिकली सेल्सफोर्स ने दो कीवर्ड डिफाइंड कर रखे हैं, एक डेटा एक एरर। मतलब अगर इसके आगे मैं ऐसे डॉट लगा के डेटा लिख दूं, तो मतलब अगर मेरे पास डेटा होगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा। अगर मैं उसको ऐसे डॉट लगा के एरर लिख दूं, ये मतलब इनका नाम हम चेंज नहीं कर सकते डेटा और एरर का, ये सेल्सफोर्स ने डिफाइंड कर रखे हैं। अगर सपोज करो कि मुझे कोई एरर मिल रहा है, तो उस केस में ये मुझे एरर देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक कंडीशनल रेंडिंग लगाई, इफ ट्रू, मेरा डेटा किस में था, वायर अकाउंट्स में था, डॉट डेटा, मतलब जब मेरे पास डेटा हो तो ये वाला मतलब बेसिकली कोड चल जाए। और ऐसे ही मैंने कंडीशन लगाई वायर अकाउंट्स डॉट एरर। सपोज करो कि बैकएंड से कोई डेटा नहीं आ रहा या मुझे कोई एरर मिल रहा, तो उस केस में मेरा ये वाला मतलब लूप इन द सेंस मतलब ये वाला कोड चले। ठीक है, तो मतलब ये मैंने सिंपल, ये ऑप्शनल था, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना मत लगाओ। बट इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या मतलब बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम ये चीजें कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शनल था। ठीक है, उसके बाद देखो कि मैंने एक और टेम्पलेट टैग यूज करा। वो वाला टेम्पलेट टैग मैंने क्यों यूज किया, देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब भी मेरे पास ना एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हो, मतलब एक एरे ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो उसको बेसिकली मुझे मतलब प्रिंट करने के लिए या तो फॉर ईच लूप का यूज करना पड़ेगा, या मुझे आइटरेटर का यूज करना पड़ेगा, या मुझे डेटा टेबल का यूज करना पड़ेगा। देखो, डेटा टेबल अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने फॉर ईच और आइटरेटर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो मेरा डेटा किस में था, वायर अकाउंट्स में था। यहाँ पर मैंने लिखा वायर्ड अकाउंट्स डॉट डेटा। ठीक है, आप खाली वायर अकाउंट्स भी लिख दोगे तो भी ये वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पर डेटा लिखा तो आपको डेटा ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे पता होगा जब भी मैं फॉर ईच का यूज करता हूँ तो मुझे फॉर आइटम एक रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अकाउंट करा है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर सिंपली मैंने एक पैराग्राफ यूज करा, और हमको पता है कि जब भी मैं फॉर ईच का यूज करूंगा तो मुझे की डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर की डिफाइन कर दी, अकाउंट की आईडी। मतलब देखो, जब मैंने इसको क्वेरी किया ना, तो मैं क्वेरी में क्या क्या लेके आ रहा हूँ, आईडी लेके आ रहा हूँ, नेम लेके आ रहा हूँ, इंडस्ट्री लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आईडी को की बना दिया, आप नेम को भी की बना सकते थे, इंडस्ट्री को भी की बना सकते थे, बट यूजली हम क्या करते हैं, जो चीज यूनिक होती है उसको आईडी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, उस पैराग्राफ में ना मैंने दो वैल्यू प्रिंट करा दी, अकाउंट डॉट नेम और अकाउंट डॉट इंडस्ट्री। ठीक है, ये चीज होपफुली क्लियर होगी क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है।
ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया है और ये वाला पार्ट समझाया है, ठीक है। तो सिंपल था यहाँ तक। अभी हम इसका एक बार यूआई पर रिजल्ट देख लेते हैं कि यूआई पर रिजल्ट कैसे आ रहा है। मैं मेरे सेल्सफोर्स वर्क में जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टैब बना रखा, बेसिकली एक पेज बना रखा है। उस पेज पे इस कंपोनेंट को ऐड कर रखा है। देखो मेरे सिस्टम में जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड्स, बेसिकली एक सेकंड में जाता हूँ एलडब्ल्यूसी में आपको शो करने। देखो मैं ना खाली नेम और इंडस्ट्री प्रिंट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जाता हूँ। देखो मुझे नेम और इंडस्ट्री मिली है। देखो पहले जैसे अकाउंट का नेम है यश, उसकी इंडस्ट्री है बैंकिंग। और जिनके सामने कुछ नहीं आ रहा, मतलब उनकी इंडस्ट्री ब्लैंक है, मतलब उनकी उस रिकॉर्ड पर इंडस्ट्री डिफाइंड नहीं है। तो बेसिकली मुझे आउटपुट में रिजल्ट ऐसे मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, मैंने इसको वायर मेथड को कहीं भी कॉल नहीं किया, फिर भी जैसे ही स्क्रीन लोड हो रही है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। जो मेरे वायर मेथड होता है वो रिएक्टिव इन नेचर होता है, मतलब उसको हमें कॉल नहीं करना पड़ता। वो कंस्ट्रक्टर टाइप मेथड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाते हैं। मतलब देखो कोड, मैंने कोड में कहीं भी वायर को ऐसे कॉल नहीं करा, ना उसको मैंने कोई, अब देखो अभी तो वैसे हमने कनेक्टेड कॉल बैक नहीं पढ़ा है, बट इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैंने कहीं भी कॉल नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, ठीक है। ये था मेरा पहला पॉइंट कि वायर को मुझे जब ऐसे प्रॉपर्टी यूज करना हो। अब मैं वायर को ऐसे फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। और जब मुझे वायर को ऐसे फंक्शन यूज करना होगा, देखो सबसे पहले तो ना आप दो वेरिएबल डिफाइन कर लेना। जैसे मैंने माई डाटा और माई एरर करा है, मतलब ठीक है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जब भी मैं वायर को ऐसे मेथड यूज करूंगा तो देखो पहली लाइन तो सेम रहेगी, मुझे एट द रेट वायर लिखना है। और जो भी मैंने रेफरेंस वेरिएबल दिया था उसका नाम कॉपी करके फंक्शनल ब्रैकेट में, उसके उससे नेक्स्ट स्टेप भी सेम रहेगा। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल देना जो मेरे डेटा स्टोर करेगा, जैसे मैंने नंबर लिया था, तो यहाँ पर मैंने एक नाम दिया है वायर्ड सर्च अकाउंट्स, मतलब ये डेटा इसमें बेसिकली आ रहा है। लेकिन फंक्शनल को डिफाइन करने के लिए मुझे उसके बाद फंक्शनल ब्रैकेट, देन उसके अंदर करली ब्रेसिस। और करली ब्रेसिस में मेरे पास दो चीजें होंगी, इनका नेम सेम होगा क्योंकि सेल्स फोर्स ने डिफाइन कर रखे हैं कीवर्ड एरर और डेटा। एरर में मेरे पास एरर है, डेटा में मेरे पास डेटा है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, अगर जब मेरे पास डेटा हो तो इस वाले वेरिएबल में मैंने डेटा स्टोर कर दिया। अगर मुझे पीछे से एरर मिल रहा है तो मतलब इस वाले माई एरर में मैंने बेसिकली एरर स्टोर कर दिया, क्योंकि मेरे पास पीछे से ये चीजें आ रही थी। अब जब भी मुझे मतलब मोर कंट्रोल इन द सेंस लाइक, जब भी मुझे मेरी कंडीशन के हिसाब से डेटा लेके आना है, लाइक मुझे मतलब और भी फर्दर कंडीशन हो सकती थी, फर्दर एलसीफ हो सकते थे लाइक। तो जब भी मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट इस तरीके से है कि जब तो मैं फंक्शन का यूज करूंगा, बट जब मुझे लग रहा है कि भाई मुझे तो पीछे से सीधा डेटा मिल रहा है, मुझे तो बस सीधा यूआई पर उसको प्रिंट करना है, उस केस में मैं वायर को ऐसे प्रोएक्टिव यूज कर सकता हूँ। जब हम आगे फर्दर कोडिंग करेंगे, जब हम रियल यूज केस देखेंगे कि कब हम वायर को ऐसे मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा यहाँ पे सिंपल कोड, ये वाला तो ठीक है। ये वाला वेरिएबल भी मैंने क्लियर कर दिया, माई डेटा माई एरर भी क्लियर कर दिया। अभी ये चीज बची है कॉलम्स, अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरी एचटीएमएल फाइल पर, ठीक है। अब मैं मेरी एचटीएमएल फाइल पर जाता हूँ। देखो यहाँ तक तो हमने आपको कोड समझा ही दिया था। अब मैं आ जाता हूँ कि इस बार जो मैं डेटा प्रिंट कर रहा हूँ ना, वो मैं लाइटनिंग डेटा टेबल की हेल्प से कर रहा हूँ। देखो अभी तक हमने लाइटनिंग डेटा टेबल को पढ़ा नहीं है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जब भी मैं लाइटनिंग डेटा टेबल डिफाइन करूंगा ना, तो उसका सिंटैक्स ये होता है लाइटनिंग डेटा टेबल और उसका एक क्लोजिंग होता है। और उसमें ना हमें एक, उसमें भी हमें ना बेसिकली एक की डिफाइन करनी पड़ती है, जो मतलब सेल्सफोर्स ने हमें ये एक, आप बोल सकते हो एपीआई नेम दिया कि फील्ड ये सेम रहेगा। उसमें मैंने आईडी को की लिया है, मतलब बेसिकली इसमें आईडी ही लेते हैं हम। और डेटा में मतलब जहाँ पे मैंने डेटा स्टोर करा, मतलब अब मेरे को डेटा टेबल की हेल्प से ना रिकॉर्ड शो करने थे, तो रिकॉर्ड शो करने के लिए मुझे डेटा को डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा डेटा कहाँ पे था, मेरा डेटा था माई डेटा में, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर माई डेटा लिख दिया डेटा में। लेकिन अभी भी बात नहीं बनेगी, यहाँ पे मुझे कॉलम्स खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं लाइटनिंग डेटा टेबल का यूज करूंगा तो मुझे कॉलम्स खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं। वो मैं कैसे करूंगा डिफाइन, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ कॉलम डिफाइन करने के लिए। देखो मैंने कॉन्स्ट करके एक कॉलम्स नाम का बेसिकली, आप बोल सकते हो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसका सिंटैक्स ये होता है आगे, बेसिकली ये एरे का सिंटैक्स है। और ये मेरी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब उसमें मैंने एक अकाउंट नेम लिया, इंडस्ट्री ली। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते थे,
बट जो ये वाला फील्ड नेम है ना, ये वाला सेम होगा जो मेरे ऑब्जेक्ट पे होता है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है, मैं चला जाता हूँ अकाउंट ऑब्जेक्ट्स पर, एडिट ऑब्जेक्ट। देखो जो मेरे यहाँ पर एपीआई नेम है ना, ये वाला नेम सेम होना चाहिए। देखो लेबल नेम है, मेरी मर्जी से दे सकता हूँ। टाइप इसका मतलब ऑप्शनल होता है, आप देना चाहो दे भी सकते हो, नहीं देना चाहो तो भी नहीं दे सकते। और टाइप एलडब्ल्यूसी वाले अलग होते हैं, हमारे सेल्सफोर्स वाले अलग होते हैं, वो हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम्स को डिफाइन कर लिया। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना था, जो ये मैंने कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन करे हैं उसको उसमें स्टोर कर लेना था। अब जो मैंने यहाँ पर ये वाला देखो इनके नेम सेम है, आप कंफ्यूज मत हो ना। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है ना, वो वाली कॉलम्स मुझे मेरी डेटा टेबल्स पे देनी पड़ेगी। ये तीन चीजें मिनिमम होती है जो जब भी मैं डेटा टेबल यूज करूंगा मुझे देनी पड़ेगी। एक की फील्ड में मेरे को आईडी, डेटा में जहां भी मैंने डेटा स्टोर किया, और कॉलम्स हैं जहां भी मैंने कॉलम स्टोर किए हैं। तो ऐसे में अपना मेरा कोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसको मैं यूआई पर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने बेसिकली एक बारी मैं दोबारा से इस पे चले जाता हूँ मेरे कोड पर। देखो जो मेरा पहले वाला डेटा आ रहा है, ये आ रहा है मेरा फॉर ईच लूप से, ठीक है। जो मेरा सेकंड डेटा आ रहा है, ये मेरा डेटा आ रहा है बेसिकली लाइटनिंग डेटा टेबल से। देखो मैंने वहां पर दो कॉलम्स लिए थे, अकाउंट नेम एंड इंडस्ट्री दोनों आ रही है, मैं आपको कोड में जाके दिखा देता हूँ। देखो जेएस पर मैंने दो ही कॉलम डिफाइन करे थे, अकाउंट नेम एंड इंडस्ट्री। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में और ज्यादा कॉलम्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैं डेटा प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब लाइक फॉर ईच लूप की हेल्प से भी, डेटा टेबल की हेल्प से भी। ये तो मेरा बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर मतलब ये मान के चलो कि हमने एक बिल्कुल सिंपल देखा कि कैसे हम वायर्ड का यूज करके डेटा को प्रिंट करते हैं। अभी मैं आपको पहले एपेक्स क्लास में सेकंड मेथड समझाऊंगा, और फिर हम ये भी समझेंगे कि हम कैचेबल ट्रू क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से जाता हूँ मेरी एपेक्स क्लास में। देखो यहाँ पे मैंने एक और मेथड लिया है। ये मेथड ना ऑलमोस्ट सेम है। इस मेथड में बस मैंने क्या करा, मेथड में एक पैरामीटर पास कर दिया जो है स्ट्रिंग टाइप का। आप यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग नेम कुछ भी दे सकते थे। उसके बाद देखो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, इसका नेम मैंने एसएस दिया। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते थे। अब मैंने इसमें क्या एक कंडीशन दी, परसेंटेज, एंड में भी परसेंटेज, और बीच में जो ये मैंने पैरामीटर लिया इसको रखा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि यूजर ने ना कुछ ऐसा सर्च किया, मतलब लाइक नमन, ठीक है। अगर इससे पहले कोई करेक्टर होगा तो वो वाला रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, चाहे जीरो करेक्टर हो, चाहे मतलब कितने ही इन्फिनाइट करेक्टर हो, या इसके बाद भी चाहे जीरो करेक्टर हो तो भी मिल जाएगा। सपोज करो कि रिकॉर्ड ऐसे था, ठीक है। तो मुझे अगर मैंने सिंपल बीच वाला लिखा है नमन तो भी मुझे मिल जाएगा। अगर रिकॉर्ड ही डायरेक्ट नमन था, सपोज करो रिकॉर्ड ऐसे ही था नमन था, तो भी मुझे सर्च में मिल जाएगा। या रिकॉर्ड ऐसे था, मतलब नमन के लास्ट में कुछ था, मतलब ये परसेंटेज क्या करेगा, अगर पहले जीरो करेक्टर है उसको भी लेगा, अगर मल्टीपल करेक्टर है उसको भी लेगा। सेम मैंने इस चीज को लास्ट में लगा दिया ताकि मतलब सर्च में मुझे हर तरह का रिकॉर्ड मिल जाए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर वेयर में एक कंडीशन देनी पड़ेगी। देखो यहाँ तो सिंपल था, फ्रॉम अकाउंट। अब मैंने वेयर में बोला वेयर नेम लाइक, मतलब इसको मैं नेम पर चला रहा हूँ। मतलब जैसे हम सबको पता है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड होता है नेम, ठीक है। अब मुझे नेम के बिहाफ पर सर्च करने थे, तो मैंने नेम फील्ड दिया लाइक, मतलब जो यूजर ने यहाँ पर डाला है उसके बिहाफ पर मुझे सर्च कर दो कि उस नेम से कोई अकाउंट है या नहीं है। देन सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये मेरे एपेक्स क्लास मेथड था, होपफुली ये हम सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं मेरे एल कोड में जाता हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग कंपोनेंट क्रिएट किया ताकि चीज़ें सिंपल रहे, कॉम्प्लेक्स ना रहे। तो अगर मैं इसी में कोड लिख देता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो उस वाले कंपोनेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सेम क्लास मल्टीपल कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वाले कंपोनेंट को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, और देन मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जो मेरा है उसका नेम है वायर, वेट वेट हाँ ठीक है, लाइटनिंग। उसका नेम है वायर मेथड जो मैंने दिया है, ठीक है। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। उसकी CSS नहीं चाहिए हमें, उसकी JS फाइल चाहिए हमें एक तो, ठीक है। उसकी मैंने HTML, देखो एपेक्स क्लास तो मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हम मतलब वायर को यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। देन हमें हमारे जो एपेक्स क्लास का मेथड है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये चीज़ें तो हमने अभी समझ ली थी, ठीक है। आगे ये चीज़ भी हमारी क्लियर होगी कि मतलब देखो मैं HTML फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ भी मैंने डेटा टेबल यूज कर रखी होगी, ठीक है।
जब भी डेटा टेबल यूज करूंगा तो कॉलम्स डिफाइन करने, अगर नहीं यूज करा तो नहीं डिफाइन करेंगे तो चल जाएगा। और ये भी मुझे पता चल गया कि माई डेटा माई एरर में कब डिफाइन करता हूँ, जब भी मैं उसको ऐसे मेथड यूज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको सिंपली यूज कर रहा हूँ ऐसे प्रॉपर्टी, तो मुझे इनकी जरूरत नहीं होती माई डेटा एंड माई एरर की। इस बार ध्यान से देखना, मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है, सर्च टैक्स, ठीक है। और इसको मैं आपको बता देता हूँ कि मैं HTML में कहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैं पहले HTML वाला कोड दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह एक लाइटनिंग कार्ड लिया है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर एक लाइटनिंग इनपुट लिया है, ठीक है। लाइटनिंग इनपुट पे देखो लेबल आप अपनी मर्जी से उसको कुछ भी दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर वैल्यू में मैंने एक सर्च टेक्स्ट दिया है, और इसको मैंने करली ब्रेसिस में लिया है, मतलब इसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑन चेंज में एक, मतलब बेसिकली एक करली ब्रेसिस में एक फंक्शन का नाम दिया है। और ये फंक्शन भी मेरा जावास्क्रिप्ट में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे करली ब्रेसिस में यूज करा है। तो अब मैं पहले जाके आपको ये समझा देता हूँ कि सर्च टेक्स्ट और हैंडल सर्च टेक्स्ट चेंज बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। जो मेरा देखो ये सर्च टेक्स्ट है, ये बेसिकली एक वेरिएबल था। इस मतलब ये वेरिएबल मेरा जेएस में, तो मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू में डाल दिया, ठीक है, मतलब लाइटनिंग इनपुट की में। अब मैं दोबारा से जेएस फाइल पर जाता हूँ। हैंडल सर्च चेंज में हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो कि मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है। यूजर अगर उसमें कुछ भी सर्च कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी वैल्यू को वो चेंज कर दे, मतलब जो भी बेसिकली सर्च टेक्स्ट में, मतलब सपोज करो यूजर ने नमन डाला, तो बेसिकली मतलब वो उसको अपडेट कर दे, ऑन चेंज करते रहे। मतलब ऑन चेंज ऐसे वर्क करता है, मतलब मैं आपको यूआई पर दिखाई देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। मैं सबसे पहले उस कंपोनेंट को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से जाके इस वाले को रिमूव कर देते हैं। इस वाले को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करके हम वाइड मेथड को ऐड कर लेते हैं हमारे, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं हम बैक, ठीक है। सर्च टैक्स क्या है, देखो यूजर ने ना कोई वैल्यू एंटर करी, तो मतलब इसका मतलब क्या था कि जो भी वो उसमें एंटर कर रहा है, ऑन चेंज क्या कर रहा है, ऑन चेंज उसके यहाँ पर रिजल्ट ला रहा है, ठीक है। ये था काम ऑन चेंज का, ठीक है। ये चीज होपफुली क्लियर होगी। अब मैं आ जाता हूँ, मैंने दोबारा से ना वाइड मेथड को यूज करा। मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था कि सबसे पहले जो भी मेरे यहाँ पर मैंने नाम दिया है, उसको मैं फंक्शनल ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, देन मैं मेरी रेफरेंस के लिए एक नाम देता हूँ। अगर मैं उसको ऐसे मेथड यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को बेसिकली मेरे पास दो कीवर्ड होते हैं, एक एरर होता है, एक डेटा होता है। अगर मेरे पास डेटा है तो मैं ये शो कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एरर है तो मैं मेरा डेटा बेसिकली इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना मैंने एक और कंडीशन दी है, एल्स। मतलब एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी मतलब देखो ये वाला एरर कब मुझे प्रिंट होगा, अगर मुझे कोई एरर मिल रहा है। अब मैंने बाय डिफॉल्ट ना एल्स में ना ये बोल दिया कि एक वैसे ही एक वो डाल दिया, स्ट्रिंग टाइप, मतलब एरर में मैंने एक वैल्यू वैसे ही पास कर दी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यूआई पर कुछ कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अभी मैं आपको वो शो करूंगा। उसके बाद एक चीज ध्यान से देखो, इस बार जो मेरा अपेक्स क्लास मेथड ना था ना, उसमें एक पैरामीटर था। जब भी मेरे पास पैरामीटर होगा ना, तो मुझे उस पैरामीटर का नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। देन कोलन, कोलन के बाद मुझे यहाँ पर ना जो भी मैंने यहाँ पर लिया था सर्च टैक्स, क्योंकि देखो यूजर अगर सर्च टैक्स में लिखेगा जब भी तो उसके भी आप तो मुझे डेटा मिलेगा ना। तो उसके नाम से पहले मैंने डॉलर का यूज किया। डॉलर का नाम मैंने इस करके यूज, जब भी मैं वायर मेथड को यूज करूंगा, जब भी मुझे उसमें कोई भी पैरामीटर पास करना होगा, मुझे डॉलर लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरा वायर मेथड होता है वो रिएक्टिव इन नेचर होता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। तो अगर उसमें मुझे कोई पैरामीटर पास करना है, तो उसको रिएक्टिव इन नेचर बनाने के लिए मुझे उसके आगे डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा एपेक्स क्लास वाला मेथड आएगा पहले, सेकंड नंबर पे वो वाला मेथड आएगा जो मैंने मेरी जावास्क्रिप्ट में लिया है। तो ये मेरा सिंपल सा कोड था। एक बार HTML फाइल देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स था, इनपुट बॉक्स के बाद हमेशा की तरह मैंने वही करा है कि अगर मेरे पास डेटा है तो मतलब डेटा प्रिंट करा रहा हूँ, अगर एरर है तो एरर प्रिंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना कि मैंने ना एरर था भी नहीं, तो भी ना एरर में एक चीज पास कर दी है। तो हम देखते हैं अब यूआई पर क्या होगा। अब मैं आपको यूआई पर जाता हूँ, अब मैं इसको ना रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। देखो, अगर आपने देखो मैंने इसको कॉल नहीं करा, तो भी जब मैं यूआई पर आ रहा हूँ मुझे एक चीज मिल रही है, अननोन एरर ओकर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं यही हुआ कि मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था कि भाई वायर मेथड खुद, देखो नॉर्मली वायर मेथड को कब कॉल होना था, अगर मैं इसमें सर्च टेक्स्ट में कुछ लिखता। अभी तो देखो सिस्टम में ना तो डेटा था ना एरर था, मैंने एक वैल्यू वैसे ही पास कर दी, लेकिन मैंने इसको कहीं से कॉल नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया।
तो जस्ट ये शो करने के लिए कि वायर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, मैंने वो वाला अरे डिफाइन किया था ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ पाओ। अब देखो अगर मैं इसमें कुछ डेटा डालूंगा नमन, तो डेटा था तो उसने मेरे को डेटा शो कर दिया। तो मतलब ऐसे मेरा वायर मेथड वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैचेबल ट्रू क्यों लिखते हैं। देखो हर कोई बोल देता है इंटरव्यू में कि कैचेबल ट्रू लिखना होता है, बट इंटरव्यू में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हम कैचेबल ट्रू क्यों लिखते हैं। देखो सबसे पहले इसके लिए मैं मेरे कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं नेटवर्क टैब में गया हूँ, ठीक है। मैं ना ध्यान से देखना, मैंने इसमें एक नाम सर्च करता हूँ, पूजा। देखो जब मैंने ना पूजा सर्च करा ना, ये रिक्वेस्ट ना सर्वर के पास गई, मतलब जो मेरा एपेक्स क्लास का सर्वर था बेसिकली उसके पास गई, और मुझे रिजल्ट मिल गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं दोबारा से पूछ, एक मिनट ना मैं पहले इसको ना क्लियर कर देता हूँ नेटवर्क को। अब मैं दोबारा से ना पूजा लिखता हूँ, इस बारी ना देखो रिक्वेस्ट नहीं गई सर्वर के पास, क्योंकि जो मेरा कैचेबल ट्रू लिखने का मतलब ये होता है कि जो मैंने, इसने ना बेसिकली वायर मेथड ने क्या करा, उस सर्च को ना कैशे में स्टोर कर लिया। अब जो सेम सर्च को मैं दोबारा से करूंगा ना, वो कैशे में से रिजल्ट ला के देगा। इससे एग्जीक्यूशन बेटर होता है, मतलब कोड फास्टर वर्क करता है। तो इसलिए हम कैचेबल, मतलब वो यूज होता है कैचेबल ट्रू का। सिंपल वहां पर ये नहीं बोलना कि कैचेबल ट्रू को लिखना, आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि मेरे पास सपोज करो कि कोई इनपुट बॉक्स था, सपोज करो कि मैंने कोई नेम सर्च किया नमन, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट गई एपेक्स सर्वर के पास, ठीक है। बट अगर मैं दोबारा से सेम सर्च करूंगा ना, इस बार उसने क्या करा, कैशे में उसको स्टोर कर लिया और वो मुझे रिजल्ट कैशे से दे रहा है। तो इसका आंसर ये होता है। तो आज की क्लास में हमने वायर मेथड डेकोरेटर को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इंपरेटिव अप्रोच को देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।